नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे पंचशील एजुकेशन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं वंदना आप सभी के लिए लेकर आती हूँ हिंदी की क्लासेस। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था वाक्य के बारे में, वाक्य निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, वाक्य के अंग कौन कौन से हैं तथा वाक्य के भेद। तो पिछली कक्षा में हमने देखा था वाक्य के बारे में, वाक्य का निर्माण किस किस प्रकार से होगा, वाक्य का निर्माण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए तथा वाक्यों को किस किस प्रकार से बांटा गया है, इसके भेदों का विभाजन किस किस प्रकार से किया गया है। तो हमने देखा था कि रचना की दृष्टि से वाक्य तथा अर्थ के आधार पर वाक्य। तो हमने देखे थे कि रचना की दृष्टि से वाक्यों को तीन भेदों या तीन प्रकारों में बांटा गया है। नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2 मिश्र वाक्य, नंबर 3 संयुक्त वाक्य। ये बात थी जब वाक्यों के विभाजन की बात की गई हो रचना के आधार पर। रचना कहें, बनावट कहें, बात एक ही है। तथा इसके बाद इसका दूसरे भेद की हमने बात की थी जो कि है अर्थ की दृष्टि से वाक्य। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्यों को बांटा गया था 8 भेदों में। सबसे पहला विधिवाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा आज्ञावाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवां विस्मयवाचक, छठा संदेहवाचक, सातवां आज्ञावाचक तथा इसका आखिरी भेद था संकेतवाचक वाक्य। तो ये बात थी अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों या वाक्य के प्रकारों के बारे में। तो आइए आज जानते हैं रचना की दृष्टि से वाक्य तथा इनका विभाजन किस किस प्रकार से किया गया है तथा कौन कौन से वाक्य इन वाक्यों में आएंगे। तो बात करते हैं इसके पहले भेद की जो कि हमारे पास है रचना की दृष्टि से वाक्य। तो रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के। बात करते हैं इसके सबसे पहले भेद सरल वाक्य की। तो आइए जानते हैं परिभाषा के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से कि सरल वाक्यों में हमारे पास कौन कौन से वाक्य आएंगे। सरल वाक्य वह जिसमें एक ही क्रिया हो, एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो। तो सरल वाक्य इसमें हमारे पास कौन कौन से वाक्य आएंगे, वे वाक्य जिनमें एक क्रिया हो, एक उद्देश्य हो तथा एक विधेय हो। उद्देश्य यानी कि क्रिया को करने वाला कर्ता तथा विधेय यानी कि जिस पर कार्य किया गया हो या जो कार्य हो रहा हो, वो सभी चीज़ें विधेय में। उद्देश्य यानी कि कर्ता, कर्ता यानी कि क्रिया को करने वाला, कार्य को करने वाला। इसमें एक एक उद्देश्य अर्थात कर्ता और विधेय, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, सरल वाक्य। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो हमने क्या देखा कि सरल वाक्यों में हमारे पास कौन से वाक्य आएंगे जिनमें केवल एक क्रिया हो, एक कर्ता हो, कर्ता यानी कि उद्देश्य हो तथा कर्ता के द्वारा जो क्रिया की जा रही है एक विधेय हो। तो ये बात थी सरल वाक्य की कि सरल वाक्य जिसमें एक क्रिया हो, एक उद्देश्य हो, एक विधेय हो। आइए अब उदाहरणों के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास पहला एग्जाम्पल दिया गया है, बादल बरसता है। यहाँ पर एग्जाम्पल हमारे पास दिया गया है कि बादल बरसता है। तो यहाँ पर उद्देश्य है हमारे पास क्या है, बादल, तथा क्रिया हमारे पास क्या हो रही है, बरसना। बादल कर्ता यानी कि या उद्देश्य और क्रिया की बात करें हम तो हमारे पास यहाँ क्रिया क्या हो रही है, बरसना। दूसरा उदाहरण हमारे पास है राम खाता है। राम खाता है। इस वाक्य में यदि हम बात करें तो राम हमारे पास कर्ता तथा क्रिया हमारे पास क्या हो रही है, खाना। क्रिया हमारे पास खाना। क्रिया की यदि हम बात करें तो क्रिया की कक्षा में हमने पढ़ा था कि क्रिया का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, किसी भी मूल शब्द के पीछे ना प्रत्यय लगाकर, किसी भी मूल शब्द के पीछे ना प्रत्यय लगाकर क्रिया का निर्माण होता है। तो इस दूसरे वाक्य में यदि हम बात करें कि क्रिया क्या हो रही है तो क्रिया हो रही है खाना। ये बात थी रचना की दृष्टि से वाक्य के पहले भेद, सरल वाक्य। सरल वाक्य में हमने क्या देखा कि हमारे पास एक कर्ता होगा तथा एक ही क्रिया होगी, यानी कि एक उद्देश्य, एक विधेय।
क्रिया को करने वाला भी एक होगा और जो क्रिया की बात की जाएगी वह भी एक। ये तो बात थी रचना के आधार पर वाक्य के पहले भेद की, सरल वाक्य। अब बात करते हैं रचना के आधार पर इसके दूसरे भेद की। दूसरा भेद हमारे पास है मिश्र वाक्य। आइए देखते हैं कि मिश्र वाक्यों में हमारे पास कौन कौन से वाक्य आएंगे तथा ये वाक्य सरल वाक्यों से किस प्रकार भिन्न होंगे। देखते हैं। मिश्र वाक्य उसे कहते हैं जिसमें एक सरल वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई अन्य अंग वाक्य भी हो। बात हो रही है मिश्र वाक्य की। तो सबसे पहले हमने देखा कि मिश्र वाक्य में हमारे पास क्या होंगे, दो वाक्य, एक सरल वाक्य तथा एक दूसरा वाक्य। यानी कि सरल वाक्य में हमारे पास थे एक ही वाक्य और मिश्र वाक्य में हमारे पास एक सरल वाक्य तथा एक अन्य वाक्य। देखते हैं, उदाहरण हमारे पास दिया गया है, वह कौन सा भारतीय है जिसने महात्मा गांधी का नाम न सुना हो। इस वाक्य में वह कौन सा भारतीय है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मुख्य वाक्य। और इसका दूसरा अंग जो कि महात्मा गांधी का नाम न सुना हो, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अन्य वाक्य। बात हो रही है वाक्यों के दूसरे भेद की, मिश्र वाक्य। सबसे पहली चीज़ तो क्या होगी कि यहाँ पर हमारे पास क्या होंगे, दो वाक्य, एक मुख्य वाक्य तथा एक अन्य वाक्य। जो हमारे पास मुख्य वाक्य होगा वही हमारा क्या होगा, सरल वाक्य भी होगा। ये तो बात थी इस उदाहरण की। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। या मिश्र वाक्यों को याद रखने के लिए आप ये चीज़ भी समझ सकते हैं कि इसमें हमारे पास क्या दिए गए होंगे, दो वाक्य, परंतु उन दोनों वाक्यों की क्या होगी, एक दूसरे पर निर्भरता होगी। वे दोनों वाक्य आपस में जुड़े होंगे तथा एक वाक्य के बिना दूसरे वाक्य का कोई अर्थ नहीं होगा। यानी कि संशय की स्थिति बनी रहेगी, सस्पेंशन बना रहेगा। आइए उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। पहला उदाहरण, बिजली आई परंतु टीवी ना चली। यदि हम इस वाक्य को यहाँ तक देखें कि बिजली आई परंतु, तो हमारे पास इस वाक्य के अंत में क्या है, सस्पेंस बना है, संशय बना है कि बिजली तो आई पर हुआ क्या आगे। बिजली आई परंतु टीवी ना चली, ये वाक्य भी मिश्र वाक्य की श्रेणी में। आइए एक और वाक्य देखते हैं। वह ईमानदार है फिर भी, वह व्यक्ति क्या है, ईमानदार है परंतु फिर भी क्या करता है, काम से जी चुराता है। ऊपर वाले उदाहरण में हमने देखा हमारे पास दो वाक्य, इसमें भी हमारे पास दो वाक्य, परंतु ये दोनों ही वाक्य क्या हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा यदि हम किसी एक वाक्य को ही लिखें या एक वाक्य का ही उच्चारण करें तो हमारे पास क्या है, संशय की स्थिति बनी रहेगी, सस्पेंशन बना रहेगा। तो ये बात थी मिश्र वाक्य की। सबसे पहले तो हमने देखा कि सरल वाक्य में हमारे पास क्या था, एक ही वाक्य था तथा मिश्र वाक्य में हमारे पास दो वाक्य हैं, एक मुख्य वाक्य, एक अंग वाक्य। ये कहें या इस प्रकार से कहें कि दोनों ही वाक्य क्या हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। किसी एक के बिना दूसरे वाक्य क्या है, निरर्थक हो जाएगा। जो भी सेंटेंस बोला जाएगा वो पूरा नहीं माना जाएगा। तो ऐसे वाक्य जिसमें कि दो वाक्य हो, एक सरल वाक्य तथा एक अन्य वाक्य तथा दोनों ही वाक्य एक दूसरे पर निर्भर हो, वे सभी वाक्य हमारे पास वाक्य के किस भेद के अंतर्गत आएंगे, मिश्र वाक्य के अंतर्गत। तो ये बात थी वाक्य के दूसरे भेद की जो कि था मिश्र वाक्य। अब बात करते हैं रचना के आधार पर वाक्य के आखिरी और तीसरे भेद की जो कि हमारे पास है संयुक्त वाक्य। संयुक्त यानी कि दो बने हुए वाक्य कहें या दो पूर्ण वाक्य कहें, बात एक ही है। आइए परिभाषा के माध्यम से देखते हैं कि संयुक्त वाक्य सरल वाक्य तथा मिश्र वाक्य से किस प्रकार भिन्न है। देखते हैं इसकी परिभाषा। संयुक्त वाक्य वह है जिसमें सरल या मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों द्वारा निर्माण होता है। सबसे पहली लाइन में हमें क्या कहा गया है कि सरल वाक्य और मिश्र वाक्यों का
जो संयोग है, जो मेल बनेगा, वो मिलकर किन वाक्यों का निर्माण करेंगे? संयुक्त वाक्य। तो इसकी परिभाषा से ही हमें स्पष्ट है कि सरल वाक्य हो या मिश्र वाक्य हो, वे दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? संयुक्त वाक्य। देखते हैं इसमें दो या दो से अधिक सरल या मिश्र वाक्य संयुक्त होते हैं, यानी कि संयुक्त वाक्य का निर्माण करते समय या संयुक्त वाक्य जब हम लिखेंगे तो उसमें हमारे पास दो सरल वाक्य भी हो सकते हैं या दो मिश्र वाक्य भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ हमारे पास दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है, मैं स्कूल जा रहा था कि पानी बरसने लगा, और पानी इतना तेज बरसा कि मुझे एक पेड़ के पास रुकना पड़ा। यहाँ पर आपको दो एग्जाम्पल दिए गए हैं। पहला वाक्य, मैं स्कूल जा रहा था कि पानी बरसने लगा। ये बात है पहले उदाहरण की। संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं? संयुक्त वाक्य में हमारे पास दो वाक्य दिए गए हैं, परंतु मिश्र वाक्य में भी हमारे पास क्या थे? दो ही वाक्य दिए गए थे। परंतु यदि बात करें कि इन दोनों वाक्यों में अंतर किस प्रकार से है, भिन्नता किस प्रकार से पाई जाती है, तो इन दोनों वाक्यों में डिफरेंस यही है कि मिश्र वाक्य में दोनों ही वाक्य क्या हैं? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। एक वाक्य होने के बाद दूसरा वाक्य का होना अनिवार्य है, वरना संशय की स्थिति बनी रहती है, सस्पेंशन बना रहता है। परंतु संयुक्त वाक्य में हमारे पास क्या है? इसमें भी दो वाक्य दिए होंगे, परंतु वे दोनों ही वाक्य अपने आप में क्या होंगे? पूर्ण होंगे। उन्हें एक दूसरे वाक्य के साथ कोई भी निर्भरता नहीं होगी। आइए देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल दिया है कि मैं स्कूल जा रहा था, यहाँ पर एक वाक्य, तथा दूसरा पानी बरसने लगा। यदि हम देखें तो ये दोनों ही वाक्य अपने आप में क्या हैं? स्वतंत्र हैं, पूर्ण हैं। बात हो रही है उदाहरण की, मैं स्कूल जा रहा था, ये अपने आप में क्या है? एक पूर्ण वाक्य है। अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे मिश्र वाक्य में संशय की स्थिति बन रही थी, इन वाक्यों में भी कहीं आपको संशय की स्थिति बन रही है, या ऐसा लग रहा है कि ये सेंटेंस अपने आप में ही इनकम्प्लीट है? नहीं। संयुक्त वाक्य, ये दोनों ही वाक्य क्या होंगे? एक दूसरे पर निर्भर नहीं होंगे, ये मुक्त वाक्य होंगे। बात करें इसके अगले हिस्से की, पानी बरसने लगा, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहले वाक्य से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये वाक्य भी अपने आप में क्या है? एक पूर्ण वाक्य है। बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की, राम आया और श्याम चला गया। राम आया और श्याम चला गया, तो क्या ये दोनों वाक्य भी एक दूसरे पर निर्भर हैं या ये दोनों वाक्य भी मुक्त हैं? देखिए, बात हो रही है वाक्य की, राम आया और श्याम चला गया। तो यहाँ पर बात यदि हम करें इसके पहले वाक्य की, तो राम आया, इस वाक्य की दूसरे वाक्य की कोई संबंध नहीं है, कोई निर्भरता नहीं है। इसी प्रकार दूसरा वाक्य, श्याम चला गया, इसका भी क्या है? पहले वाले वाक्य के साथ कोई संबंध नहीं है, कोई निर्भरता नहीं है। सबसे पहले तो संयुक्त वाक्य में ध्यान रखने वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं? इसमें भी मिश्र वाक्य की तरह क्या होगा? दो वाक्य होंगे, परंतु जैसे मिश्र वाक्य में दोनों वाक्य एक दूसरे पर निर्भर थे, संयुक्त वाक्य में हमारे पास ऐसा कुछ नहीं होगा। ये दोनों ही वाक्य क्या हैं? स्वतंत्र होते हैं, मुक्त होते हैं, तथा एक दूसरे पर इन वाक्यों की निर्भरता का कोई बोध नहीं होता है। एग्ज़ाम्स में जब भी आपको प्रश्न पूछा जाता है तो आपको क्या है? या तो ऊपर वाक्य दे दिया गया होता है या रचना के आधार पर लिख के दे दिया गया होता है, अर्थ के आधार पर वाक्य दिया होता है, फिर आपको कहा जाता है कि ये वाक्य रचना के आधार पर या अर्थ के आधार पर वाक्य से कौन से भेद के अंतर्गत आएंगे। तो इसीलिए ध्यान रखने वाली चीज़ें क्या हैं कि आपको इन वाक्यों में डिफरेंस क्या है, इनका निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, तथा कौन कौन से वाक्य के किस भेद के अंतर्गत आते हैं, ये सभी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम में इस प्रकार के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। बात हो रही है संयुक्त वाक्य की। आइए इसके कुछ एक उदाहरण और देखते हैं। वह मार्केट गई और सब्जी लाई। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों वाक्य बेशक देखने में हमें क्या लगते हैं कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं, परंतु यदि हम इन वाक्यों को ध्यान से देखें तो हम देखते हैं कि इन दोनों वाक्यों का एक दूसरे पर कोई भी निर्भरता नहीं है। ये दोनों ही वाक्य क्या हैं? मुक्त हैं, स्वतंत्र है।
वह मार्केट गए, ये यहाँ पर एक वाक्य, और सब्जी लाई, ये दूसरा वाक्य। वर्षा रुकी और खेल शुरू हो गया। वर्षा रुकी अपने आप में एक पूर्ण वाक्य है तथा खेल शुरू हो गया, यह वाक्य भी क्या है, अपने आप में ही एक पूर्ण वाक्य है। बिजली आई परंतु टीवी ना चली। बिजली आई, ये अपने आप में क्या है, एक पूर्ण वाक्य है तथा टीवी न चली, ये भी क्या है, अपने आप में एक पूर्ण वाक्य है। श्यामता रो रही थी इसलिए मैंने उसे रोने का कारण पूछा। इस वाक्य में भी हमारे पास क्या है, दो स्वतंत्र वाक्य हैं। आइए देखते हैं। पहला वाक्य श्यामता रो रही है, दूसरा वाक्य मैंने उससे रोने का कारण पूछा। तो इन उदाहरणों के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि ये वाक्य अपने आप में ही क्या हैं, स्वतंत्र वाक्य हैं, मुक्त वाक्य हैं। इन दोनों का एक दूसरे के साथ कोई लेना देना नहीं है, कोई निर्भरता नहीं है। तो ये बात थी रचना के आधार पर वाक्य के आखिरी भेद की, जो कि हमारे पास था संयुक्त वाक्य। तो आज हमने देखे रचना के आधार पर वाक्यों के भेद। सबसे पहला सरल वाक्य जिसमें कि एक क्रिया हो, एक ही उद्देश्य हो। उद्देश्य यानी कि कर्ता और क्रिया यानी कि जिसके लिए वह कार्य हो रहा है, तथा क्रिया किसी कार्य के होने का बोध। फिर हमने देखे सरल वाक्य के कुछ एक उदाहरण। फिर इसके बाद हमने बात की मिश्र वाक्यों की। मिश्र वाक्य यानी कि दो वाक्यों का मिश्रण। दोनों वाक्य भी कैसे, एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे पर निर्भर। फिर हमने देखे इसके कुछ एक उदाहरण, तथा इसके बाद हमने देखा इसका अगला भेद, आखिरी भेद संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य यानी कि इसमें भी हमारे पास मिश्र वाक्य की तरह ही दो वाक्य आएंगे, परंतु जैसे मिश्र में दो वाक्य एक दूसरे पर निर्भर थे, संयुक्त में क्या होगा, दोनों ही वाक्य मुक्त होंगे, आत्मनिर्भर होंगे, उनके एक दूसरे पर कोई भी निर्भरता नहीं होगी। तो ये बात थी रचना की दृष्टि से वाक्यों के भेदों के बारे में। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य। तब तक के लिए यदि आप लोगों को हमारी वीडियोस देखकर अच्छी लगी हो, नॉलेज प्राप्त हो रहा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। हमारी पंचशील एजुकेशन एकेडमी के चैनल को पढ़ते रहें। धन्यवाद।